का वहाँ से रियान का पहचान चिन्ह बाहर लेकर गई और महल में जहाँ दासियों के कपड़े उपलब्ध होते थे वहाँ से एक जोड़ी कपड़े बड़बड़ाते हुए लेकर आई। मुझे क्या इन दोनों ने अपनी दासी समझ के रखा? जो देखो हमेशा मुझे अपना आदेश सुना कर देते हैं, हद है। पता नहीं मैं भी हर बार इन दोनों की बात मान जाती हूँ। ऐसे ही वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए रियान के कमरे की तरफ चलेगी। जब वो अंदर आई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि उसमें 2 अंडे फिट हो जाए। उसके सामने जो नज़ारा था उसके अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रियान गर्म पानी से रागिनी का चेहरा साफ कर रहा था। रुहानिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अजीब एक्सप्रेशन बनाते हुए बड़बड़ाई, हे ऊपर वाले, ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा? उसने बहुत ही धीरे से कहा था, मगर रियान ने उसे घूर कर देखा जैसे कि उसने रुहानिका की सारी बातें सुन ली हो। रुहानिका की सियानी हंसी हंसते हुए बोली, तुम बाहर जाओ, मैं इसके कपड़े बदलती हूँ। रियान उसकी बातों को इग्नोर करके वापस पहले की तरह ही अच्छे से रागिनी के हाथ और पैर गर्म पानी से साफ करता, उसके बाद कमरे से बाहर चला जाता है। रियान के जाने के बाद रुहानिका ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। दांत पीसते हुए बोली, अपने बीवी को ऐसे देखता जैसे कि ये कोई खजाना हो और मुझे ऐसे घूरता है जैसे कि मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। इसके बाद रुहानिका ने रागिनी के कपड़े बदलना शुरू कर दिया तो वही रियान ने अनल को आदेश दिया कि जाकर कोई वैद्य को बुला लाए। अनल तो था ही बड़ बोला। अपनी आदत के अनुसार वो बोल पड़ा, माँ मईम, क्या आपकी तबीयत खराब है? रियान ने उसे घूर कर देखा। रियान की बस एक ही नज़र उसके लिए काफ़ी थी। उसके एक ही नज़र से अनल के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो तुरंत वहाँ से वैद्य को लाने के लिए निकल पड़ा। अनल के ने बहुत सारे वैद्यों से मिलने की कोशिश की, मगर इतनी रात को कोई भी वैद्य आने को तैयार नहीं था। तो वही रियान और रुहानिका के जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद मायावी ने रुहानिका के बनाए हुए सुरक्षा कवच को अपनी शक्तियों से तोड़ दिया। थोड़ी देर में वो उस जगह पर पहुंच गई जहाँ रागिनी ने अपने तत्वों की शक्ति को जागृत करना शुरू किया था। वहां से मायावी अभी भी शक्तियों की हलचल महसूस कर पा रही थी, लेकिन वहाँ थोड़े खून के अलावा उसे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। तभी उसके पैरों के पास छोटी सी गिलहरी चीं चीं करने लगी। तब रियान अपनी शक्तियों से रागिनी और रुहानिका को यहाँ से लेकर जा रहा था तो छोटी गिलहरी खुद उस गहरे से बाहर आ गई ताकि वो यहीं रुक सके। जैसे ही मायावी ने उसे देखा तो तुरंत उसे अपने हाथों में उठा लिया और थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में बोली, रिमझिम। ये नाम सुनकर रियान गिलहरी ज़ोर ज़ोर से अपना सिर हाँ में हिलाने लगी जैसे कि मायावी ने बिल्कुल सही पहचाना हो। मायावी उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, तुम जिंदा हो, हमें तो लगा था कि तुम भी उन लोगों के हाथों मारी गई। ये शब्द बोलते हुए मायावी की आंखों से आंसू आ गए थे। रिमझिम प्यार से मायावी के हाथ से अपना सिर सहलाने लगी जैसे बोल रही हो, उदास मत हो, देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। मायावी उससे पूछना चाहती थी, अगर तुम जिंदा हो तो हमसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी माया को एक बात समझ आई कि वो बोली, तुम बच गई, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा घायल हो गई कि तुम इंसानी रूप में भी नहीं आ पा रही। रिमझिम ने उदासी से अपना चेहरा ऊपर किया और हाँ में सिर हिला दिया। माया भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस ठीक करने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। छोटी गिलहरी उसके हाथ पे करोड़ते हुए कुछ इशारा करने लगी, जिसे इशारा समझकर माया भी बोली, दीदी बिल्कुल ठीक है, पर हालात बहुत पहले जैसे ही हैं। वो लोग भले ही शांत हो गए हों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वो लोग उसे अब भी मारना नहीं चाहते। तुम्हारे जाने के बाद मैं वहाँ से भाग गई ताकि उसकी सुरक्षा कर सकूं और अब उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर वो छोटी गिलहरी से पूछते हुए बोली, राजकुमारी यही है ना? छोटी गिलहरी ने जोर से अपना सिर हिला दिया। माया भी बिल्कुल किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह बोली, उसका नाम क्या है? मैं तो उसे पैदा होते वक्त भी नहीं देख पाई थी। अब तो वो बहुत ही बड़ी हो गई होगी ना, और खूबसूरत भी उनके जैसे। छोटी गिलहरी ने उसकी हर बात पे अपना सिर हाँ में हिला दिया, जैसे वो बोल रही हो वो बिल्कुल उनके जैसी दिखती है। तभी उनमें से एक सफ़ेद रोशनी निकली जो थोड़ी जुड़ जाके एक शब्द में बदल गया, रागिनी। जैसे ही मायावी ने वो नाम पढ़ा, कुछ पलों के लिए बाद वो रोशनी हवा में विलुप्त हो गई। मायावी उसका नाम पढ़ के बोली, रागिनी? तो उसका असली नाम रागिनी है। कितना खूबसूरत नाम है। रागिनी का नाम जानने के बाद मायावी की खुशी का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं रहा था। तो वही अनल को जब कोई वैद्य नहीं मिला तो रियान का आदेश पूरा करने के लिए उसने एक वैद्य को उसके घर से किडनैप करके ले आया और रियान के सामने किडनैप कर दिया। रुहानिका रागिनी के कपड़े बदल कर बाहर आ चुकी थी और जब उसने ये देखा तो खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। वो पूछना चाहती थी, ऐसे निकम्मों का पाला है आपने, मगर सामने से बेचारी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस अपनी हंसी को ही दबा सकती थी। रुहानिका को हंसी दबाते हुए देख रियान उसे गुस्से से घूर कर देखता है तो वो तुरंत चुप हो जाती है। फिर वैद्य को घूरते हुए बोली, मेरे साथ अंदर चलिए।
भले उसने बहुत इज्जत से कहा था, लेकिन उसकी बातों में धमकी साफ नजर आ रही थी। वो वैद्य रियान के सामने गिड़गिड़ा कर बोलने लगा, महामहिम, अगर इस नाजिश से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई दंड मत दीजिए, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इससे वैद्य को इतना डरता देख रुहानिका को इस बार में बहुत ही हंसी आ रही थी। वैसे तो साम्राज्य में वैद्य का दर्जा बहुत ही ऊपर होता था, मगर ये शुरुआती रैंक पर ही था। आम लोगों के सामने ये भले घमंड दिखा सकते थे, लेकिन राजघर आने वाले लोगों के नज़रों में इज्जत पाने के लिए ये काफ़ी नहीं था। रुहानिका ने ठंडी आवाज़ में कहा, हमने बस आपको किसी का इलाज करने के लिए बुलाया है, कोई सज़ा देने के लिए नहीं। ये सुनकर वैद्य ने राहत की सांस ली। अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि शायद उससे कोई गलती हो गई है या फिर उसने महामहिम को किसी तरह नाराज़ कर दिया। रुहानिका के पीछे पीछे वैद्य अंदर चला गया, रियान भी उसके पीछे अंदर चला गया। वैसे तो नल को जानने की बहुत इच्छा थी कि कमरे के अंदर कौन है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रियान से कुछ पूछे या अंदर जाए। अगर रागिनी बिल्कुल किसी बेजान लाश की तरह लेटी हुई थी, उसके शरीर में जान का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था, बस उसकी हल्की चोटें और हल्की सी सांसें ही नज़र आ रही थी। उसके ऊपर शरीर पर कोई चोट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी अंदरूनी चोट बहुत ही गंभीर थी। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। रागिनी की ऐसी हालत देखकर न जाने क्यों रियान का दिल दर्द से तड़प उठा। उसने आज तक लाखों करोड़ों लोगों को जंग के मैदान में अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था, लेकिन कभी भी उसे इस तरह की भावना महसूस नहीं हुई। उसे वह वक्त याद आ रहा था जब वो पहली बार उससे जंगल में मिली थी। वो कितनी जीवंत थी उस वक्त और अभी कैसी बेजान लेटी हुई है। वैद्य जी उसके पास गए और उसके नब्ज जांचने की कोशिश करने लगे। पहले तो रागिनी की नब्ज उनके पकड़ में ही नहीं आ रही थी, मगर कुछ देर बाद उन्हें उसके नब्ज महसूस हो रही थी। वो बहुत ही धीमी चल रही थी, जैसे किसी भी वक्त रुक जाएगी। नब्ज जांचने के बाद उन्होंने उनके शरीर के अंदर अपनी थोड़ी सी शक्तियाँ भेजकर आंतरिक अंगों की भी जांच करने लगे। लगभग उसके सारे आंतरिक अंग घायल हो चुके थे। अभी वो उनके पूरे शरीर की जांच कर ही रहे थे कि तभी उन्हें रागिनी के शरीर के अंदर कोई चमकती हुई आँख जैसी कुछ नजर आया और उनकी शक्ति को जोर का झटका लगा, जिससे वो 2 कदम पीछे होकर गिरने से बचे। उन्हें एक तरह का झटका खाते देख रुहानिका झट से बोली, क्या हुआ, इसे कुछ पता चला? वो वैद्य थोड़ा घबराते हुए रियान से देखकर बोला, महामहिम, मैंने आज तक किसी की भी ऐसी खराब स्थिति नहीं देखी। शरीर में कोई ऐसी आंतरिक अंग भी नहीं बचा जो जख्मी न हुआ हो। यहाँ तक कि शक्तियों के बहने के रास्ते भी बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि यह लड़की जिंदा भी बच पाएगी। इसकी सांसें तो बस नाम के लिए ही चल रही हैं, जो शायद किसी भी पल रुक सकती हैं, और अगर किसी तरह से जिंदा बच भी गई तो ये हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से गहरी नींद में सोई रहेंगी। दोनों स्थिति लगभग एक ही बराबर है। उससे वैद्य ने ये कहते हुए इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके बोलते वक्त उसके आसपास का माहौल ठंडा होते जा रहा था। रियान उसे जानलेवा आंखों से घूर रहा था। उसकी बात खत्म होते हुए रियान ने उसका गला पकड़ लिया। आज तक कभी किसी की बात को सुनकर उसने अपना आपा नहीं खोया था, मगर ये सुनकर वैद्य ने कहा, रागिनी का मरना तय है। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। रियान तो शायद गुस्से में उसका गला ही दबा देता, मगर रुहानिका बीच बचाव करते हुए बोली, रियान भाई, छोड़िए इसे, ये तो बस अपना काम कर रहे हैं। वैसे भी ये शुरुआती रैंक का वैद्य है, इसके कुछ कहने से क्या होगा? आपको किसी और वैद्य को बुलाना चाहिए। रुहानिका की बातें सुन के लास्ट में रियान ने उसे वैद्य को छोड़ दिया। रियान के छोड़ते ही वैद्य जोर जोर से कांसने लगा। अब तो रुहानिका को भी उसकी हालत पर दया आ रही थी। वो मन में ही मन एक बार रागिनी की तरफ देखकर सोचा, अच्छा हुआ मैंने इन लोगों को उस अजीब चीज़ के बारे में नहीं बताया। पता नहीं वो आँख जैसा क्या था, मगर जो भी था बहुत ही डरावना था। रियान के छोड़ने के बाद वो तुरंत वहाँ से उल्टे पैर भाग गया। उसका तो आज दिन ही खराब था जो इन लोगों के हाथ में पड़ गया।